जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एमसीक्यू लेके आए हैं। मैंने आपसे हिंदी का कहा था, लेकिन हिंदी का 1 से 2 दिन बाद मैं बिल्कुल चालू करने वाला हूँ। हिंदी का बोला था, इसलिए आज मैं हिंदी के एमसीक्यू जरूर लेके आया हूँ, ठीक है। और हिंदी भी आपकी 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। और आज हम शुरू करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हमारे पास हिंदी के एक एक चैप्टर की 2 से 3 आपको ट्रिक वन मिल जाएगी। और आप बेफिक्र होकर रहिए, बिल्कुल हिंदी भी शुरू होगी, ईवीएस भी शुरू होगा और बाल विकास तो चल ही रहा है। और एमसीक्यू भी साथ में चलते रहेंगे। डेली के 2 से 4 वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, चैनल का एक एक वीडियो आपको अगर अच्छा लगता हो, तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कंजूसी ना करें यार, ठीक है। चलो हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को आप शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नाक में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो हम बोलते हैं लड़का लड़की, और भी बहुत से जो होते हैं, लड़का लड़की, गुड़िया गुड्डा, इस प्रकार। लेकिन जो डिफिकल्ट होते हैं, जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? हिमालय पुल्लिंग है। इसी प्रकार से नाक में कौन सा लिंग होता है? ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम बोलते हैं ना, भाई तेरी नाक टूट गई, भाई तेरी नाक पे कुछ लगा है, तो तेरी बोला जाता है ना, कि वहां पे तेरा बोला है, भाई तेरा नाक। यहाँ पर हम तेरी नाक बोलते हैं, तो तेरी स्त्रीलिंग होता है, तो नाक भी क्या होगा? क्योंकि हमने स्त्रीलिंग इसमें यूज करा है। अगर किसी भी चीज को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना हो, तो उसके आगे पीछे कुछ शब्द को हम जोड़ लेते हैं। जैसे अगर पर्वत की बात की जाए, भाई वहां पर्वत है, वहां पर्वत थी, तो हम वहां पर्वत था, वहां ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप कि वहां पर्वत थी। तो पर्वत हमेशा किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। इस प्रकार से हमें शब्द जोड़ना पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से नाक में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग, क्योंकि हम हमेशा नाक से पहले प्रयोग करते हैं तेरी, स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नाक क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 6, 8। तो आंसर बताइए। समास 6 प्रकार के होते हैं। आपको पता ही है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इस प्रकार से समास 6 प्रकार के होते हैं। इसे भी ट्रिक के साथ अच्छे से हम याद करेंगे। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। क्योंकि जो प्रति होता है और जो दिन है, तो प्रति क्या है? जिन भी समास में, जो भी समास में प्रथम में उपसर्ग का उपयोग किया जाए, जो भी समास के शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। एक अवयव लग जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्रीहि? देशभक्ति क्या हुआ? देश से भक्ति, देश की भक्ति, ठीक है। यहां पर हमेशा कारक लग रहा है, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो नीलकंठ होता है बहुब्रीहि समास। नीलकंठ होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें किसी तीसरे का बोध हो, ठीक है। नीलकंठ, तो नीलकंठ में क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, कौन? शिव जी। तो इस प्रकार किसी तीसरे का हुआ है? हाँ, तो बस यही होता है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, अवयवी, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? ये तो सरल है, आप बता दोगे। तो पाप और पुण्य में होता है हमेशा द्वंद्व समास।
अद्वंद्व इसलिए कि पाप और पुण्य जहाँ पे और का प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है, या जिसमें दोनों पद द्वंद्व का एक अगर पदों में देखा जाए तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है दोपहर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो बताइए तत्पुरुष में दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर में समास है द्विगु समास, क्योंकि दोपहर ठीक है क्या कहलाता है, दोपहर। यहाँ पर सबसे पहले संख्यावाची शब्द आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोपहर में द्विगु समास। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। जहां पर नहीं नेगेटिव आया तो आप समझ ही गए होंगे कि निषेधात्मक वाचक, निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9वां, ओह यह पीट ही गया में कौन सा वाक्य है। यहाँ पर ओह लगा है और यहाँ पर ओह के साथ लगा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। हम एक एक संकेत को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। उपेक्षा रखिए सामने वाले से, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, अपेक्षा रखिए। ठीक है, सॉरी उपेक्षा नहीं अपेक्षा रखिए, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इसमें कौन सा वाक्य है, विस्मय आदि विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक। तो इसके अंदर संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो इसका राइट आंसर है सी, संकेतवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, संकेतवाचक। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तुम अपने काम में सफल रहो, तुम अपने काम में सफल रहो में कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें कौन सा वाक्य बताइए। इसमें है इच्छावाचक वाक्य, सामने वाला कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, इच्छावाचक। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, रस से भरा। तो आपको याद ही होगा, कर्ता ने कर्म को क्रिया से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसके अंदर रस से भरा, रस से भरा, तो यहां पर आएगा करण तत्पुरुष। ठीक है, इसे भी मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, करण तत्पुरुष आएगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में जाता है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसके अंदर स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहां पर को आ रहा है, को किस में आता है, कर्म तत्पुरुष में। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष आता है 13वें स्वर्ग को प्राप्त में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यथा संभव में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास या कर्मधारय समास। तो यथा संभव में जैसे मैंने बताया था इसके पहले कि यथा एक तरीके से लग गया है उपसर्ग, तो उपसर्ग या अवयव जुड़ गया है, संभव में अवयव जुड़ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में आपको, यथा संभव में होता है अवयवी भाव समास। अब ठीक इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन है, गुरु किसका विलोम है, गुरु किसका विलोम है, अध्यापक का, छात्र का, निम्न का या लघु का। ठीक है, तो गुरु का हो जाएगा लघु। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा लघु होता है, करल का विलोम होगा जल,
सुधा, शरबत या जूस। तो गरल का मतलब होता है जहर, ठीक है, जहर का पर्यायवाची होता है गरल। तो इसका विलोम शब्द होगा सुधा, पीयूष, अमृत, ये सब अमृत के क्या है, पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुधा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गत का विलोम होगा आगत, स्वागत, विराम या गर्द। तो गत का विलोम शब्द होगा, ये तो आपको पता ही होगा, आगत। इसका आएगा ए, आगत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्कश का विलोम होगा विनम्र, कठोर, विवेकी या मधुर। तो कर्कश का विलोम होगा विनम्र, ठीक है, विनम्रता से बोलना, और एक कर्कशता से, जैसे कौवा कैसा बोलता है, कर्कश, ठीक है, तो उसको तो गुस्सा ही आता है, लेकिन जो विनम्रता से बोलता है तो उसका तो खराब व्यक्ति भी काम कर देता है। तो हमेशा हमेशा हमें क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि कृतज्ञ का विलोम होगा, क्या होगा, निर्दयी, कृतघ्न, उदार या आज्ञाकारी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कृतज्ञ का विलोम होगा, ये तो आपको पता ही होगा, कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है उपकार को न मानने वाला। तो ठीक है, हम इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, रिजु का विलोम होगा, सॉरी ये तो कट ही गया, रिजु का विलोम होगा त्रिभुज, घेरा, गोला या वक्र। तो हमने मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, रिजु कोण मतलब क्या होता है, सरल कोण। सरल का मतलब क्या होता है, सीधा। तो इसका क्या होगा, वक्र, गोला। तो रिजु का विलोम शब्द क्या होगा, वक्र। आप लोगों के कितने सही गए आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वाकई में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।